नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान का एक उदाहरण है। भारत में संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में हैं। यह ब्रिटिश संविधान के विपरीत एवं अमेरिकी संविधान की तरह ही एक निर्मित और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व में सर्वाधिक व्यापक भी है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिकी संविधान में केवल 7, कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद ही हैं। हालांकि इस संविधान के व्यापक होने के कई कारण भी हैं। भारतीय संविधान संघात्मक है और इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंधों का बहुत व्यापक वर्णन किया गया है। साथ ही संविधान में मौलिक अधिकारों और विभिन्न परिस्थितियों पर उन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की भी व्यवस्था की गई है। संविधान निर्माताओं ने संविधान में अल्पसंख्यकों, आंग्ल भारतीयों, अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में विशेष वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। साथ ही संकटकालीन उपबंधों का वर्णन भी संविधान के अंतर्गत किया गया है। संविधान की व्यापकता का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इस भारतीय संविधान में न केवल सिद्धांतों का वर्णन किया गया, अपितु प्रशासनिक प्रबंधों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। वस्तुतः भारत की विशेष और जटिल परिस्थितियों के कारण भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन सब बातों का उल्लेख भविष्य पर छोड़ने की अपेक्षा संविधान में ही कर देना बेहतर समझा। साथ ही विभिन्न संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान निरंतर विस्तृत होता जा रहा है। भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। इस संविधान के द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा भी गया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये शब्द भारतीय संविधान की लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित होने की बात को दर्शाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बताया गया है, जिस पर हमने इससे पूर्व के वीडियो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि में सर्वोच्च है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर सकता है। लोकतंत्रात्मक राज्य अर्थात भारत में राज्यसत्ता जनता में निहित है और जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होता है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारतीय राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशा क्रमानुगत राजा ने होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि संविधान निर्माता द्वारा संविधान सभा में भी इस बात को लेकर पर्याप्त विवाद हुआ था कि समाजवाद को भारत के राज्य दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाए या नहीं, और यह सोचा गया कि भविष्य की परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान इस ओर शायद उन्मुख हो सकेगा। भारत ने समाजवाद को अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही अपनाया है और यह समाजवाद अन्य प्रचलित समाजवादों से बिल्कुल भिन्न है। साथ ही प्रस्तावना भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है, जिसका अर्थ है कि भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों के बीच राज्य के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान के 2 प्रकार होते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं होता और संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर ही संशोधन किया जा सकता है। इसके विपरीत कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न तथा जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का समन्वय मिलता है। कुछ विषयों में तो संविधान संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधित हो जाता है, वहीं कुछ
धाराओं को संशोधित करने के लिए संसद के सभी सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी जरूरी होता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, अध्यक्षात्मक एवं संसदात्मक। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए संसदात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया है। इस व्यवस्था में वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसे व्यवस्थापिका निर्वाचित करती है और जो व्यवस्थापिका के प्रयास पर्यंत ही अपने पद पर रहती है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वे अपने अपने उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही कार्य करते हैं। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने का कारण यह था कि संसदात्मक शासन प्रणाली की क्रियान्विति सरल होती है और भारत के लोग ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली के सिद्धांत और व्यवहार के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। साथ ही लोक प्रभुता की दृष्टि से भी संसदात्मक शासन प्रणाली ही उपयुक्त होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत शासन जनता के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहता है। भारतीय संविधान एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन का उदाहरण है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही अनुसार ही इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और इसमें संघात्मक शासन के सभी मुख्य लक्षण मौजूद हैं। संविधान में शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित कर दी है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। संविधान लिखित है और बहुत अधिक सीमा तक कठोर भी है, जिसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है, जिसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार भी दिया गया है। तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिससे इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है, जैसे इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्य के नामों, क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन आदि। इस प्रकार भारतीय संविधान एक ऐसी संघात्मक शासन की व्यवस्था करता है जिसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसमें इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता और संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य मार्ग का अनुसरण किया गया है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके साथ ही संघात्मक व्यवस्था के आदर्श के अनुरूप न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने और उन विधियों और आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार भी दिया है जो संविधान के विरुद्ध हों। साथ ही संसद को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय की शक्तियों को आवश्यकता अनुसार सीमित कर सकती है। इस प्रकार भारतीय संविधान के द्वारा न तो ब्रिटेन के समान संसदीय प्रभुता को स्वीकार किया गया है और न ही अमेरिका की भांति न्यायपालिका की सर्वोच्चता को, वरन इन दोनों पद्धतियों के बीच की प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों का आशय ऐसे अधिकारों से है जो संविधान में वर्णित है और न्यायपालिका द्वारा न्याय योग्य है। इनके संबंध में एक विशेष बात यह भी है कि संविधान में इन अधिकारों को प्रदान किए जाने के साथ साथ यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इन अधिकारों पर किन परिस्थितियों में और किस प्रकार से प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकारों की ही व्यवस्था की गई थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल संविधान में एक नया भाग ए जोड़ा गया और उसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य प्रदान किए गए। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों को 11वां मूल कर्तव्य भी निर्धारित किया गया है। भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जिनकी तरफ बढ़ने का राज्य को प्रयत्न करना है। नीति निर्देशक तत्व शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भारत को एक वास्तविक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्रदान करते हैं। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, साथ ही मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी की गई है। इन परिस्थितियों में भारतीय न्यायपालिका का स्वतंत्र होना नितांत आवश्यक था।
संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होना, न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होना, न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन में कमी न होना और न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा विचार न करना। इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका पूर्ण रूप में स्वतंत्र है। हमें ये ज्ञात है कि ब्रिटिश शासनकाल में 1909 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को लागू किया गया था, जिसने भारत के विभिन्न प्रमुख संप्रदायों को एक दूसरे का विरोधी बना दिया गया। अतः नवीन संविधान के अंतर्गत इस पद्धति का अंत कर वयस्क मताधिकार के आधार पर संयुक्त प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया गया है। मूल संविधान में मताधिकार की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, परंतु अब वर्तमान में यह 18 वर्ष निर्धारित है। भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि संघ के राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, पहली संघ की और दूसरी जिस राज्य की वे निवासी हैं उसकी नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य संघों में इसी प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं का यह विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। अतः संविधान निर्माताओं के द्वारा संघ राज्य की स्थापना करते हुए भी दोहरी नागरिकता को नहीं अपितु एकल नागरिकता के आदर्श को ही अपनाया गया। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाओं, विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष आरक्षण भी प्रदान किया गया है। ऐसा माना गया कि इन वर्गों की पिछड़ी हुई स्थिति के कारण इन वर्गों को विकास के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। संविधान की यह व्यवस्था समानता और प्रजातंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं, वरन वास्तविक और व्यावहारिक रूप में इन सिद्धांतों की प्राप्ति के प्रयत्न हैं। सामान्यतः संविधानों के द्वारा अपने नागरिकों की राजनीतिक और कानूनी समानता पर ही बल दिया जाता है, सामाजिक समानता पर नहीं। लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि संविधान के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा भी गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण विधि के अनुसार दंडनीय होगा। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श निर्धारित किया था। इस हेतु जहाँ नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है, वहीं संविधान निर्माता यह भी स्पष्ट रूप से चाहते थे कि भारत की केंद्रीय और राज्य सरकारें भारतीय नागरिकों को भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करें, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं और उनके द्वारा अधिक से अधिक संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें संविधान में निर्दिष्ट इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हमारे संविधान में हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। साथ ही संघीय सरकार के सभी कार्यालयों में संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक अंग्रेजी के प्रयोग की आज्ञा भी दे दी गई थी। बाद में विधेयक पास कर अनिश्चित काल तक हिंदी के साथ अंग्रेजी को जारी रखने की भी अनुमति दी गई। राष्ट्रभाषा की यह व्यवस्था क्षेत्रीय भाषाओं की प्रगति में बाधक नहीं है। संविधान में भारतीय भाषाओं को विभिन्न राज्यों में प्रादेशिक भाषा के रूप में प्रयोग के लिए स्वीकार किया गया है। अब भारत में 22 भाषाओं को प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय जीवन और संस्कृति का आदर्श रहा है और हमारे संविधान निर्माता भी इस आदर्श के प्रति सचेत थे। इसी कारण संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति का और राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रबंध करेगा। परिवार के अंतर्गत भी भारत के द्वारा विश्व शांति को बनाए रखने की हर संभव चेष्टा हमेशा की गई है। इस प्रकार भारतीय संविधान एक विस्तृत स्पष्ट प्रलेख है जिसमें विभिन्न बातों और विशेषताओं का समावेश है। भारत का संविधान एक ऐसा आदर्श प्रलेख है जिसमें सिद्धांत और व्यावहारिकता का श्रेष्ठ समन्वय है। धन्यवाद।